जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 21 सितंबर 2014 यानी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे और यह जो है प्राथमिक स्तर के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले पेडागोजी के प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्रम से। पहला प्रश्न है, गणित में प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर पूछा गया है गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है या फिर इसका किसका ओर जो है संकेत करना है। ऑप्शन है समान निपुणता के साथ, अंक गणित की ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चौड़ों को लिखने की योग्यता, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो यहाँ पर अगर सकारात्मक टैग की बात करें तो यहाँ पर एक से अधिक उपागमों की बात की गई है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जहाँ भी एक से अधिक या विविध उपागमों का चर्चा किया जाए ऑप्शन में, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा या फिर रोजमर्रा की भाषा। तो रोजमर्रा भाषा कहें या क्षेत्रीय भाषा या हमारी मातृभाषा, तो कभी भी कक्षा कक्ष में जो है सबसे पहले क्षेत्रीय या मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा रोजमर्रा की भाषा। यहाँ पर दो जगह दिया गया है, नीचे भी दिया गया है और यहाँ पे अंत में दिया गया है प्रतीकात्मक भाषा। यहाँ भी दिया गया है प्रतीकात्मक भाषा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यह जो हमारा सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समाधान समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद से प्रतीकात्मक भाषा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वे हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर या फिर मानसिक चित्रण स्तर। तो यहाँ पर कहा गया है कि दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर यानी वर्गीकृत करने के योग्य है। तो यह जो है किसके आधार पर है? मानसिक चित्रण के अनुसार है। राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, यानी वह जो है इस प्रकार से उसको जोड़ता है और इस प्रकार से इसको लिखता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है? स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, योग के सही क्रम की अवधारणा की या फिर योग के कौशल की। तो इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे यहाँ पर यह जो है इस प्रकार से बच्चा लिखा है और इसको जोड़ता है, तो इसको जोड़ने में जो है स्थानीय मान की अवधारणा का जो है ज्ञान नहीं है, वह जो है इसे जोड़ता है और इधर लिखता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी स्थानीय मान की अवधारणा का जो है उसे ज्ञान नहीं है, उसकी कमी है। अगला प्रश्न है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्चा, गणितीय शब्द भंडार या फिर गणितीय चिंतन एवं विचार। तो यहाँ पर ज्यामितीय प्रमाण से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, गणित की पाठ्यचर्चा, शब्द भंडार भी यहाँ पर नहीं रटवाना है बच्चों से, यानी गणितीय चिंतन एवं विचार से जो है दर्शाने के 5 तरीके हैं, यानी राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है।
तो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, जहाँ भी उच्च स्तर की तैयारी की बात की जाए वो हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, उसको क्रॉस कर देंगे। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो जहाँ भी आपको आंसर में संकीर्ण उद्देश्य दिखाई दे वहाँ पर आपको आंसर लगा देना है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है यहाँ पर, दी गई आकृति की दर्पण छवि आकार रेख बनाइए, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति के एक सममित रेखा खींचना, या फिर भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। पूछा गया है कि कौन सा बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है, तो इसमें बहुत सारे बहुअनुशासनात्मक समस्या को जो है यह संकेत करता है, यानी भारत के झंडे का आरेख बनाएंगे और उसमें जब झंडे की सममित रेखाओं की संख्या की पहचान करेंगे। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह जो चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है वर्गाकार कागज पर यह ग्रिड खींचा गया है, इसमें THHTO द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल, या फिर गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति को। तो यह जो है स्थानीय मान की अवधारणा को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होता है इकाई, हमारा इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है और यहाँ पे हज़ार होता है। तो यह जो है इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, इकाई स्थान को, और यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो है दहाई स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक गणित संबंध गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। किसके लिए, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि को सीखने की में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या के समस्याओं का अभ्यास करना, परिक्रम में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, या फिर मानसिक संगणना संबंधी क्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिक्रम के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक सकारात्मक टैग वर्ड बताएंगे, जहाँ भी संबंध स्थापित करने की बात की जाए और मानसिक से जुड़ा हो। गणित क्या होता है, मानसिक से संबंधित होता है, तर्क से संबंधित होता है। तो परीक्षाओं, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिक्रम के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 40 को 67 मैंने उसे जो है 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। तो यहाँ पर योग करने की यह युक्ति कौन सी है, पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी, समृद्धि कारक, या फिर प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। तो यह जो है प्रतिकारी है, कौन सी युक्ति है, प्रतिकारी युक्ति है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताएं, द्विमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर, सममित की अवधारणाएं, या फिर आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो यहाँ पर जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं का एक प्रभावी साधन है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है, प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रक्रमण में, भाषा प्रक्रमण, या फिर श्रवण स्मृति में। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बच्चे को जो है संक्रिय चिन्हों, घड़ी की सुई यानी और देखने से संबंधित है, यानी दृश्य प्रक्रमण। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना,
आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांगीणता की अवधारणा को विकसित करना, या फिर कक्षा कक्ष के वातावरण में व्यस्त और आरामदायक बनाना। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। व्यस्त करने की बात जहाँ भी कही जाए वह जो है हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, उसको क्रॉस कर देंगे। विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना जहाँ भी हो सकारात्मक हो जाएगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है, विशेष ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें से 3 जो विकल्प हैं सही हैं, बाकी जो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है तो सही है, यानी इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मैं एक ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर, जो भी होता है ग्राम, इसको आप लोग लीटर लिख लेंगे। और यहाँ से चलते हैं तो डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ पे दिया गया 1 मिलीमीटर। यहाँ से अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब यहाँ से हम लोग इधर से बाएं जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/10। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया गया 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है, यानी ये है हमारा, यहाँ पे मिलीमीटर होता है, यह मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो जब से यहाँ से हम बाएं तरफ जाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, यानी एक दशांक। एक शतांक कितना होता है? 1/100। तो ये तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। अगर यहाँ पर अब चलिए हम बी को चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। 23 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है, जो पॉइंट है, दशमलव है, वह 2 स्थान बाएं तरफ आएगा, यानी 0.23 होगा। और यहाँ पे दिया गया 2.30, यानी यह जो है सही नहीं है। राइट आंसर इसलिए हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बाकी ये दोनों सही है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 12 ग्राम इसमें जोड़ेंगे तो 1 किलोग्राम 12, ये जो है सही दिया गया है। 10 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये जोड़ के इसमें 1000 10 सेंटीमीटर, ये भी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गुणनफल इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50,000 5,00,000 5,050 इतना प्राप्त हो जाए। 5,00,000 5,050 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हमने जो है इसमें से x घटा दिया है। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने के बाद हमको प्राप्त होगा 56,045। आप लोग इसे अपने नोटबुक में इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और करा क्या घटाया जाए, यानी इसमें से हम x घटा देंगे तो हमें जो है 50 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको जब इधर लाएंगे तो इसको इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो x का हमारा मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 54995 यानी 54,995 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी राइट आंसर हमारा इसका जाएगा बी के साथ। इसको आप लोग अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व करेंगे, खुद करके सीखेंगे। अगला प्रश्न है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों को लिखना पड़ेगा, और लिख के यानी किन किन संख्याओं से जो है 210 डिवाइड होगा। तो यह जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा। इस प्रकार आप उसको पूरा जब डिवाइड करेंगे, यह अंत में 210 से भी डिवाइड होगा। अब टोटल इसको जब आप लोग जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे, अपने नोटबुक में ऐड करिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 576, यानी 576 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर मोबाइल से जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस पर लिखने में, इसलिए आप लोग खुद करके नोटबुक में देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज़ के माप के हैं पूर्णतः भरा जाता है।
भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जिसको 16 जारों में एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जाता है। जब 16 जार में इसको हम भरेंगे तो पूछ रहा है कि 22 जारों में कितना दूध होगा, तो दूध की मात्रा पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जो है लीटर में दिया गया है 240 लीटर, तो इसको जो है हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी बदलना होगा। तो अगर हमने आपको बताया था, याद होगा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम या फिर लीटर ले लीजिए, लीटर से हमें मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ से चलेंगे डेसी, सेंटी, मिली, यानी जब लीटर से मिली में जा रहे हैं तो 3 स्थान 10 10 10 यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो चलिए 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 240 में, यानी जब हम 240 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, इसके आगे 30, और इसमें हम 128 को ऐड कर देंगे। तो आप ऐड करके देख लेंगे, 8 2 1 0 24 इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इतना को हमें क्या करना है, कह रहा है कि 16 जारों में एक ही साइज के हैं, इसमें भरा जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पे आया है इसको 240 128, 240 128 कितने जारों में भरना है, 16 जारों में, और यह 22 दिया गया है। इसको हम जो है यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। यह 11 बार में डिवाइड होगा 2 से, 8 बार में, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, यहाँ पे 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर से 2 उतारेंगे, 0, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 8 छक्के 48, यानी 3016। और जब 3016 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3016 में, सॉरी यहाँ पर 3016 होगा, तो 3016 में 11 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 का पहाड़ा पड़ेंगे 66, 11 का 11 6 17, यहाँ पे 0 का 0, 11 3 33। देखिएगा यहाँ पर कहाँ पे दिया गया है, 330 176, यानी ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे अपने नोटबुक में स्वयं सॉल्व करेंगे। मोबाइल में मैथ का वीडियो सॉल्व करना और पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि मैथ के कुछ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इस पर करा दिया जाए, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है। इसको आपको लिख लेना है और इसको जोड़ के टोटल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है 10 इकाई, लिख लेंगे इसको। 10 दहाई का मतलब क्या होता है, ये 10 में एक 0 रखेंगे, 10,000, तो 10 लिखेंगे तो 1000 में हमारे 3 0 होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 10 और ये 1000, इसको जोड़ेंगे तो 0 1 1 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में ऐसे दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसको पुनः एक बार देखते हैं। 10 इकाई 10 दहाई यानी 100, 10 दहाई में कितना होता है, एक दहाई में 10, तो 10 दहाई में ये 100 हो जाएगा, और 10 इकाई में 10 ही होगा, ये तो 110 हो जाएगा। अब कह रहा है 10,000, तो 10,000 अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, यानी 10 11 0। अब ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, यानी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा देखने में हल्का कठिन लगता है, मगर ये हल्का ही होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 200 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए, अच्छा लगे, पसंद आए, कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका, या तो आप इन सभी का 42 से अलग अलग गुणा करके अंत में जोड़ लीजिए, या फिर इनका जो टोटल काम करने का घंटा है उसको जोड़ लीजिए।
तो मान लीजिए उसने पहले दिन 4.5 घंटे काम किया, तो मैं पहले सारे उसके जितने घंटे हैं जोड़ लेता हूँ। दूसरे दिन जो है उसने 190 यानी 60 3 180 3 घंटे 10 मिनट काम किया। अगले दिन उसने कितना काम किया, बुधवार को 5:20 से 9:10 तक काम किया। तो 5 और 4 9 होता है, जिसमें 10 मिनट कम है, यानी 3 घंटे 50 मिनट काम किया। और उसके बाद जो है टोटल इसको हम जोड़ लेंगे, कितना काम किया है इसको जोड़ेंगे, 30 10 40 50, ये हो जाएगा आपका 90। और इसको जोड़ेंगे 4 3 7 3 10, नहीं 3 घंटे 40 मिनट उसके और है यहाँ पर 220 घंटे। तो 3 घंटे 40 मिनट ये और काम किया है। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 90 90 में 10 जोड़ेंगे 100 130, तो ये हमारा हो जाएगा 130। अब इसको जोड़ेंगे 4 3 7 3 10 3 13, ये हो जाएगा 13 घंटे 130 मिनट। अब इसको जब हम लोग 60 60 120 कितना हो जाएगा 120, यानी 2 घंटे, ये 15 घंटे हो जाएंगे। और 15 घंटे में 10 मिनट ये हो जाएगा, 15 घंटे 10 मिनट टोटल इसका काम हो जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे इसको। अब 15 घंटे में 42 का गुणा करेंगे, तो 15 दूना 30, 15 चौके 60 63, 630 हो रहा है। और 10 मिनट का जब अलग से आप इसका निकालेंगे, तो 10 मिनट का जो उसका हो जाएगा, 10 मिनट का जब यहाँ पर इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 रुपये। 7 छक्के 42, 10 छक्के 60, 1 घंटे में 60 मिनट, और ये 42 है। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 6 दाँ के 60, 6 सत्ते 42, यानी 7 आ जाएगा 10 मिनट का। तो यहाँ पे जब 7 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 637। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा काफ़ी आसान तरीके से। इस प्रकार से आप लोग नोटबुक में प्रयास कर लेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 637 इसमें दिया गया है। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 420 330 400 या फिर 310। तो ये काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है और आपका जो प्रश्न है यह सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 4/2/3 इंटू 90, समकोण यानी 90 अंश होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 सही 2/3 गुणा करेंगे, 4 3 12 2 14/3, 90 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 90 है, 14 3 42, यानी 420 ये हो जाएगा। और 420 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो इसको आप लोग समझ लेंगे, ऑप्शन ए में नोटबुक में अपने लगा लेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार इसको आप लोग नोटबुक में ज़रूर लगाइएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि यह जो है मैथ का है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। तो अंकित मान, जातीय मान, यहाँ पर आप लोग वास्तविक मान रियल वैल्यू, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, चाहे अंकित मान पूछा जाए, जातीय मान पूछा जाए या फिर वास्तविक मान पूछा जाए, वो सेम है, एक ही होता है। तो 5 का स्थानीय मान अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 5000 हो जाएगा, और इसके अंकित मान को अगर हम निकालते हैं तो 5 हो जाएगा। और माइनस जब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 9 9 और यहाँ पे 4, यानी 4995। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन बी में राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। अभी आपने दशांक देखा, आप शतांक देखेंगे, एक दशांक में 1/10 होता है, ये शतांक दिया गया है, तो 26 शतांक मतलब 26/100 होता है। और 26 यानी 26 को जब यहाँ पर 2 स्थान पॉइंट इधर जाएगा तो 0.26 और 26 जोड़ेंगे तो दशमलव है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोग गलती कर देते हैं, सीधा सीधा इसको ऐड कर देते हैं, तो उसको सीधा ऐड नहीं करना है। तो 26 शतांक, 26 में जब 26 शतांक को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ऐड करेंगे,
और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 26.26 आंसर आ जाएगा। अब 26 यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। ऑप्शन है यहाँ पर 45, 48, 60, 42। तो इसको जो है लगाने के लिए इसको पहले आपको ये समझना है कि सबसे छोटा सार्वगुणज और इतना का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी दोनों का जो है सबसे छोटा सार्वगुणज ही पूछा गया है। सबसे बड़ा जब पूछा जाता है तो वहाँ पर हमको मसा निकालना होता है, और सबसे छोटा पूछता है तो वहाँ पे लसा निकालना होता है। तो यहाँ पर जो है 4, 5, 6 का अगर हम यहाँ पर लसा निकालेंगे तो कितना आएगा इसमें, 4, 5, 6, यानी अगर 12, 25, 60, यानी 6 से 60 जो है इन सबसे डिवाइड होगा। 4 से भी 15 चौके 60, 5 से भी 60 होगा, 12, 25, 60, 6 दाँत के 60, यानी तीनों डिवाइड हो जाएगा। इसका लसा हो जाएगा 60, और इसका अगर हम निकालें तो इसका हो जाएगा लगभग 18। इसका लसा हम निकालेंगे 5, 6 और 9 का, तो 36, 18, थोड़ा सा इसको प्रश्न को छोटा किया जाए। इसमें 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो दोनों में सबसे छोटा सार्वगुणज ही पूछा गया है, तो इसका आ जाएगा 60। 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा गया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका भी लसा निकालते हैं। अगर यहाँ पर 5 दिया गया है तो यहाँ पर हमको जो है जब इसका लसा निकालेंगे तो आंसर इसमें नहीं मिलेगा। हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करना है, 5 के जगह पे 3 का रखना है। तो 3, 5 और 6 का जब लसा निकालेंगे तो यह जो है, और इसका लसा निकालेंगे 4, 5, 6 का, तो इसका तो 60 आएगा। और इसका जब हम निकालेंगे 3, 5, 15, 3, 6, 18, यानी ये जो है 18 सबसे डिवाइड हो जाएगा। 36, 18, ये 6 है, 3, 6 और 9, 9 दूनी 18, यानी ये जो है 18 इसका लॉस हो जाएगा। और इसका, और जब 18 में से हम लोग 60 में से 18 को माइनस करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 42 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 19,009 डिवाइड 11 और 9,090 डिवाइड 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। अब यहाँ पर जो इसका शेषफल प्राप्त होगा उसका जो है हमें गुणनफल यहाँ पर बताना है। तो डिवाइड तो आपको करना आता ही होगा। चलिए डिवाइड हम भी करके आपको दिखा देते हैं। 19, इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे, एक बार भाग जाएगा, 11, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 बटे 88, यानी 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा रिमाइंडर। और इसकी बात करें, यहाँ पे दिया गया है 90, इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बटे 88, आप लोग डिवाइड कर लेंगे अपने नोटबुक में 2। ये थोड़ा सा सिंपल सवाल होते हैं, थोड़ा सा हम लोग गुणा भाग नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं सवाल को समय के अभाव में। ये उतारेंगे, 11 दूना 22, 7 बचेगा, यहाँ पे 22 7 होगा, 0, 11 छक्के 66, यहाँ पे 0 है, 11 बटे 88, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 7 बचेगा 70, 11 छक्के 66। अब 66 यहाँ पे लिखेंगे तो 66 में यानी 4 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे। और जब दोनों के शेषफल का गुणा करेंगे 1 × 4,
तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो यहाँ पर कौन नहीं लगा लेगा इसको? सबसे बड़ी 4 अंकों की 9,999 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो 990 और ये 9 1 10, 10,099 कहाँ पे दिया गया है? यह जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? इसका जो है खाली भाग बताना है। तो यहाँ पर इसका जो है लंबाई LBH फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे और यहाँ पर जो है दिया गया है कि 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है। तो इसका जो है अगर हम कुल बात करें इसकी धारिता की तो 11 × 10 × 9 ये घन मीटर हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि 6 मीटर भरा है यानी 3 मीटर खाली है। इसकी जो H है तो यहाँ पर 11 × 10 × 9 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो इसको हम इतना इसमें से खाली है तो हम जो है इसमें से इसको उल्टा कर देंगे डिवाइड करके। ये तो सब यहाँ पे कट जाएगा और 3 एकम 3 3 तरीका 9। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे 1/3 इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। जब हम इसको 11 × 10 × 3 खाली है किसमें से? इसमें से 9 में से। इसको फिर कर देंगे 11 × 10 × 6। एलेवन इंटू 10 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 खाली है और यहाँ पे 9 रहेगा। अब ये सब डिवाइड हो जाएंगे 3 एकम 3 3 तरीका 9 यानी 1/3 जो है भाग खाली है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न है 3 से 1/3 में कितने 1/6 है? तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलना होगा। 3 तरीका 9 1 10/3 में कितने 1/6 हैं? अब इसको 1/6 लिखेंगे तो ये इधर जाएगा 10/3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 6/1 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 दूना 6 10 दूना 20 यानी 20 दिया गया है ऑप्शन यहाँ सी में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आयत और वर्ग की परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर का दुगुना किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। चलिए इसको लगाते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, प्रश्न भी दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है आयत का जो एक आयत और एक वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? बराबर है। वर्ग का जो परिमाप है 96 सेंटीमीटर है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 24 की होगी तभी तो चारों परिमाप 4a होता है। वर्ग का परिमाप 96 होगा तभी पूरा मिलके क्या होगा? 96 होगा। 24 चौके 96 यानी इससे हमें पता लगता है कि जो वर्ग की एक भुजा है वो क्या है? 24 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × भुजा बराबर 96। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब आप कहेंगे डायरेक्ट 24 कहाँ से आ गया? इस प्रकार से फार्मूला रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इतना जो है सेंटीमीटर। अब ये आपको पता चल गया। तो आयत की चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है कि
आयत की चौड़ाई क्या है, 4 सेंटीमीटर कम है किससे, वर्ग की भुजा से। तो जब 24 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो कितना हो जाएगा, आयत की भुजा 4 कम यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसको जो है चलिए हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। 2l + b = 96। दोनों का जो है परिमाप बराबर है। अब इसमें से जो है हमें एक b जो है चौड़ाई मिल चुकी है, जिसको हम यहाँ पर रख देंगे। l + b है 20, यह है 96। इसको गुणा करेंगे 2l + 20 दूना 40 = 96। अब यहाँ पे 2l ये जो उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 96 में से 20 जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। 40 जब इसमें से माइनस होगा तो 56 बचेगा, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 56 को तो 28 दूना 56 यानी 28 बचेगा। इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे, l बराबर हमारा क्या मिलेगा, 28। नोटबुक में आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर जगह कम है। अब इसका l मिल गया है तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर जब हम लिखेंगे 2 × l + b बराबर 2 × 28 × 20, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 × 28 × 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 560 यानी 560 होगा, और इसको जब हम गुणा करेंगे 5 दूना 10 यानी 1000, 60 8 120, 1120 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1120 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। आप लोग इसको नोटबुक में कर लेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के द्वारा व्यवहार करने में कठिनाई, या फिर गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा, सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसी के साथ वीडियो समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है गणितीय दीवार, इसमें सब यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यह गतिविधि किसमें जो है शिक्षक की सहायता कर सकती है। अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, तो जहाँ भी व्यस्त रखने की बात की जाए, रटने की बात की जाए, नेगेटिव वर्ड उसको क्रॉस कर देना है। प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर की बात की जाए, राइट आंसर वहाँ हमारा सकारात्मक आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बाकी के ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या कार्ड रखने में, शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाने में, ये सब हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।